ये पाषाण काल सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं पुरा पाषाण काल की और दूसरे वीडियो में हमने बात की मध्य पाषाण काल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिसमें पुरा पाषाण काल का समय हमने देखा 2 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय। ये भारत के लिए बात कर रहा हूँ मैं। थोड़े बहुत ज़्यादातर बुक्स में आपको किसी भी बुक में सेम नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली इंडिया के लिए हम बात करें तो पूरा पाषाण काल 2 लाख ईस्वी पूर्व से 2 लाख BC से 10,000 BC तक का समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय है, यह समय माना जाता है 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक का समय। और नव पाषाण काल है वो 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं आपको 3,500 या 3,000 भी मिल जाता है। वैसे अलग अलग आप महाद्वीपों की यानी कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो ये डेट्स अलग मिलेंगी। फिर इसमें हमने पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल। पहले मध्य आता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं वीडियो 1 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप चैनल की एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, जो रहा है 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के बीच का। 11,700 ईस्वी पूर्व में लगभग समय है ये, तब लास्ट आइस एज थी, यानी पृथ्वी बहुत ठंडी थी और उसके बाद में धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गर्म होने लगा। 8,000 ईस्वी पूर्व तक आते आते पृथ्वी का जो जलवायु है वो एकदम स्टेबल हो चुकी थी, स्थायी हो चुकी थी। पहले धीरे धीरे गर्म हो रही थी, उसके बाद में आज का जो वातावरण है उसके लगभग सा वातावरण हो गया था। कालक्रम के हिसाब से देखें तो ये काल छोटा है, लगभग 4,000 वर्षों की हम बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन है वो इसी काल के दौरान हुए हैं। ए गॉर्डन चाइल्ड इन्होंने नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति की संज्ञा दी है, नव पाषाण क्रांति कहा है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। गॉर्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को कहा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण मानव के भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। ऑस्ट्रेलिया के थे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट, और लेकिन उनका ज़्यादातर जो काम है उन्होंने अपनी लाइफ ज़्यादातर बिताई उन्होंने यूके में, ब्रिटेन में बिताई। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति की संज्ञा किसने दी है? गॉर्डन चाइल्ड। इस काल में क्या क्या नया हुआ, क्या क्या किस प्रकार को इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में बात करें तो एक तो सुचारू रूप से खेती का काम होने लग गया। पहले भी मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में खेती होने लगी थी, लेकिन एकदम व्यवस्थित तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप से खेती का काम इसमें होने लगा। सुचारू रूप से कृषि कार्य या खेती का काम आप कह सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फार्मिंग होने लगी। पहले मनुष्य था भोजन संग्राहक, यानी भोजन इकट्ठा करता था, चाहे वो कंदमूल, पेड़ पौधों पर लगने वाले फ्रूट्स इकट्ठा करके या जानवरों को मारकर उनका मांस लेता था, यानी भोजन इकट्ठा करता था। अब मनुष्य खेती करने लग गया तो मनुष्य बन गया भोजन उत्पादक, यानी फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। मनुष्य भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया, भोजन उत्पादक बन गया, यानी फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है मिट्टी के जो बर्तन हैं, जिनको हम मृद भांड, ये शब्द लिखा हुआ था आपके लिए, मृद भांड, पोट्री, इनका बड़े स्तर पर निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग, क्योंकि मनुष्य खेती करने लग गया, अनाज को इकट्ठा करने के लिए, अन्य सामान डालने के लिए उनको ऐसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जो बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक है उसका आविष्कार हो गया और मिट्टी के बर्तन बड़े स्तर पर बनाने लग गए।
फिर हम इसकी बात करें उपकरणों की, तो इस दौरान जो उपकरण मिलते हैं हमें सबसे महत्वपूर्ण, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मध्य पाषाणकालीन और पूरा पाषाणकालीन उपकरणों के बारे में बताया था। इस काल में उपकरण बहुत ही छोटे, पैने और नुकीले बनने लग गए, यानी पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपकरण इस दौरान देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एजेज एक्स, इसके अलावा आपको मिलती है चिसल जिसको आप छैनी बोलते हो, छैनी हथौड़ा नाम सुना होगा आपने। तो ये आप इनका फोटो देख सकते हैं। एक और फोटो है, जैसे नियोलिथिक टूल्स का सेट ही है पूरा ये फोटो आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे औजार यानी टूल्स उस दौरान के मिले हैं। इसके अलावा हमें मिलते हैं एरो यानी तीर, स्पीयर हेड्स, SPEAR है ये, स्पीयर हेड्स। स्पीयर का मतलब होता है भाला और हेड्स का मतलब सिर। भाले का अगला जो हिस्सा होता है, अग्रभाग, उसके अवशेष मिले हैं हमें। इसके अलावा हैमर के बहुत सारे हैमर मिले हैं। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। स्क्रैपर्स मिले हैं। स्क्रैपर्स का मतलब एक तो छोटा जो मिलता है खुरचनी टाइप का, जो मध्य पाषाण काल में भी मिलता है, और एक स्क्रैपर का टाइप है जिसको कुदाली बोलते हैं, खेती में काम आ गई वो कुदाली भी। इसके अलावा जैसे ब्यूरिन है, उसके भी अवशेष हमें मिलते हैं। ब्यूरिन वैसे लगभग आपको स्क्रैपर जैसा ही दिखेगा। तो ये उपकरण हैं जो हमें नवपाषाण काल के दौरान के मिलते हैं। अब हम विशेष तौर से बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे साइट्स की, यानी ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहां से भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन औजार या नवपाषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। तो साइट्स की बात करें तो सबसे प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती, नियोलिथिक एज की जो सबसे पुरानी बस्ती हमें मिली है वो मिली है मेहरगढ़ से। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मेहरगढ़ की, और मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। तो यदि आपके पास प्रश्न आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी नवपाषाणकालीन बस्ती कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कौन से? बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। बोलन नदी घाटी हमने मध्य पाषाण काल में बात की थी, बोलन नदी भी वही है। एक बेलन नदी दूसरी बात है, बोलन नदी दूसरी बात है। बेलन नदी तो हम बात करते हैं बेलन रिवर वैली, ये यूपी में बात करते हैं हम मध्य पाषाणकालीन स्थलों की जब बात की थी हमने। ये है बोलन नदी के पास, ये बोलन दर्रा भी है वहां पर, बोलन दर्रा या बोलन नदी के पास है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की विशेष तौर से बात करें फसलों की, तो कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे? मेहरगढ़ में बसने वाले लोग अधिक उन्नत थे अन्य नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की तुलना में। वो अच्छा अनाज भी उगाते थे, इसके अलावा कच्ची ईंटों के आयताकार मकान भी बनाते थे। तो ये विशेषताएं हैं। तो पहले मैं फसलों की बात कर लेते हैं। मेहरगढ़ में जो फसलों के प्रमाण मिले हैं, कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे, उसमें मिलता है हमें गेहूं, जौ, कपास, अंगूर। इसके अलावा हमें साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के, यानी मनुष्य बड़े मात्रा में पशुओं को पालने लग गया, जिसमें मुख्य थे दुधारू पशु। भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यदि कोई क्वेश्चन आए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो आप उसका आंसर लिखेंगे मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, खेती करने के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेहरगढ़ के, प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। एक मेहरगढ़ से बहुत सारे औजार मिले हैं। मेहरगढ़ में एक मिला है डामर में बिठाया गया, यानी डामर में उसको दबाकर और पत्थर के फलक से बनी एक दरांती मिली है। पत्थर के
फलक से बनी दरांती मिली है जो डामर में बिठाकर बनाई गई है। डामर में बिठाकर उसको इस प्रकार से सेट किया गया है। अगर मेरे को उसकी फ़ोटो मिलती है तो मैं एडिटिंग में उसकी फ़ोटो ज़रूर डालूंगा। इसके अलावा एक विशेष मिलती है, एक ट्रेड्समैन की कब्र मिली है, दस्तकार की, शिल्पकार आप कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति जो कोई विशेष हाथ से कोई विशेष प्रकार का काम करता हो। तो एक दस्तकार की कब्र मिली है। उसमें कब्र में विशेष बात यह, दस्तकार का कैसे पता चला कि उसके जो औजार वगैरह हैं वो सारे उपकरण उसकी कब्र में उसके साथ दफनाए गए, उस समय साथ डाले गए हैं। एक दस्तकार की कब्र मिली है उपकरणों के साथ, मेहरगढ़ से। यहाँ जो गेहूं की बात कर रहे थे हम, गेहूं की यहाँ से 4 प्रकार की किस्में मिली हैं। 4 प्रकार की किस्में गेहूं की यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ से जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, उन बर्तनों पर बहुत सी चित्रकारियाँ की गई हैं, जिसमें विशेष है पीपल के पत्तों का अंकन। पीपल के पत्तों की चित्रकारी की गई है। बर्तनों पर पीपल के पत्तों का अंकन। फिर अगर एक और बात करें इसकी, हड्डियों से निर्मित सुई और सुआ के अवशेष मिले हैं। सुई मतलब छोटी नुकीली हो गई और सुआ बड़ा हो गया, आप जानते होंगे इसके बारे में। ये कुछ और स्थानों से भी इसके अवशेष मिले हैं, उनकी बात आगे करेंगे। हड्डियों से निर्मित सुई व सुआ के अवशेष मिले हैं। ये कुछ विशेष बातें हैं मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ स्थित है पाकिस्तान में। अब चूंकि मेहरगढ़ आप पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान से भारत के उत्तरी हिस्से में आएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर आता है। अब तो उसके चलो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो कश्मीर वैली के कुछ स्थानों की बात करते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बुर्ज होम। बुर्ज होम का एक विशेष प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है वो ये है कि कहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। भारत में कहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो उसका आंसर होगा बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कश्मीर घाटी में है। कुत्ते के साथ मनुष्य को, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ऊपर कुछ नहीं है, इसके साक्ष्य मिलता है। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कश्मीर वैली में है, कश्मीर घाटी में है। यहाँ इस बुर्ज होम को कश्मीर में वैसे लोग इसको कहते हैं प्लेस ऑफ बर्च कहते हैं। आप या तो कश्मीर कभी गए हो या आपने कैसे वीडियो देखे हो, फिल्मों में देखा हो, तो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला में कश्मीर एरिया में, घाटी में आपको बहुत ही लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं। तो इस एरिया में बुर्ज होम में सनोबर के पेड़ हैं काफ़ी लंबे लंबे। तो बर्च हैं, वो कौन से पेड़ का नाम है? सनोबर का। भुर्ज भी बोलते हैं इसको। वैसे ये सनोबर के पेड़ का नाम है, इसलिए इस एरिया को जम्मू कश्मीर में प्लेस ऑफ बर्च कहा जाता है। इसके अलावा बुर्ज होम से जो विशेष बात है बुर्ज होम की, वहाँ से हमें मिला है लाल और गेरुए रंग से लेपित मानव कंकाल। यानी मानव कंकाल पर रंग किया गया है लाल और गेरुआ। लाल और गेरुए रंग से, गेरुए देखो साधु पहनते हैं ना वैसे वस्त्र, गेरुए रंग से लेपित मानव कंकाल। एक यहाँ पर उदाहरण मिलता है, एक ऐसी खोपड़ी मिली है मनुष्य की जिस पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसकी सर्जरी की गई है, शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण मिला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी किए जाने का प्रमाण मिलता है। प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक साइट है जम्मू कश्मीर में,
झेलम की घाटी में ये स्थित है। इसके अलावा वहाँ पर और भी नवपाषाणकालीन स्थल मिलते हैं, जैसे गुफकराल है, मारतंड है। तो गुफकराल की अभी हम बात करेंगे। तीसरा इसमें है गुफकराल। गुफकराल से विशेष बात यह है कि गड्ढों में बने आवास मिले हैं। ये गुफकराल से भी मिले हैं और बुर्जहोम से भी मिले हैं, गड्ढों में बने आवास। दूसरा यहाँ से मिला है, जैसे बुर्जहोम में मिलता है वैसे ही सुई मिली है, हड्डी से बनी। हड्डी से बनी सुई मिलती है। इसके अलावा एक यहाँ की महत्वपूर्ण बात यह है कि कब्रिस्तान यहाँ पर मिले हैं घर के अंदर, यानी ऐसे अवशेष मिले हैं कि घरों के अंदर ही कब्रों यानी मनुष्यों को दफनाया जाता था। घर के अंदर कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। ये कुछ विशेष बातें थी गुफकराल की। फिर इसमें एक चौथा महत्वपूर्ण स्थल है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा ये यूपी में है। कोल्डिहवा यूपी के अंदर है। ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की मेजा तहसील में देवघाट नाम का एक गांव है, वहां से अवशेष मिले हैं नवपाषाणकालीन संस्कृति के। कोल्डिहवा में विशेष बात यह है कि यहाँ से भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कह सकते हो। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलते हैं। एक विशेष बात यह है कि यहाँ नवपाषाणकालीन, ताम्र युग और लोह युग तीनों काल की बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। नवपाषाणकालीन, ताम्र युग, कॉपर एज यानी और आयरन एज यानी लोह युग, तीनों काल की बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। तीनों काल की बस्तियों के अवशेष किस स्थान से मिलते हैं? कोल्डिहवा से। फिर अगला महत्वपूर्ण स्थल है एक चिरांद। चिरांद ये बिहार में है। चिरांद में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं और बहुत से उपकरण ऐसे मिले हैं जो हिरण के सींगों से बने हुए हैं। हिरण के सींगों से बने उपकरण सबसे ज्यादा यहाँ से मिलते हैं नवपाषाणकालीन, और प्रचुर मात्रा में हड्डी से बने हुए उपकरण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मिला है एक सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, एक कम्युनिटी सेंटर मिला है, जहाँ पर हो सकता है एक बड़े समुदाय की और खाना बनाने का काम होता था। सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र। इसके अलावा यहाँ से अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं, यानी जले हुए घर मिले हैं। घरों के जलने के प्रमाण, यानी आग लगी हुई थी घरों में, उसके अवशेष मिलते हैं। फिर एक और स्थान की बात करें, चौपानी मांडो, जिसकी हमने विशेष तौर पर बात की थी मध्य पाषाण काल में। चौपानी मांडो ये यूपी में है और कोल्डिहवा के पास ही है। यहाँ से भी कुछ नवपाषाणकालीन औजार हमें मिलते हैं। फिर अगर हम कुछ बात करें, ये तो ज़्यादातर कहाँ है, उत्तर भारत की बात है। अब हम बात करें दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर की क्या क्या बात, कौन कौन से स्थानों से मिले हैं। एक आपने विशेष कई बार प्रश्न आता है राख के टीलों का, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। नवपाषाण काल की
जो प्रथम फसल दक्षिण में उगाई गई वो थी मिलेट। मिलेट भी कई मिलेट के आप देखेंगे, मिलेट आपको वैसे तो आप शब्द खोजेंगे हिंदी मीडियम के यदि आप हैं तो आपको बाजरा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बाजरा पर्ल मिलेट होता है। और एक होती है रागी, वो फिंगर मिलेट होता है। एक ग्रेट मिलेट जिसको ज्वार बोलते हैं, और भी कई प्रकार के मिलेट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो फसलें उगाई गई थी वो मिलेट श्रेणी की हैं। राख के टीले, ये एक नाम कई बार सुनने में आता है, बहुत से प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं। राख के टीले, मोस्टली ये राख के टीले बस्तियों से मिलते थे, एश माउंट्स बोलते हैं इनको, बस्तियों से मिलते थे। और राख के टीलों के कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ से राख के टीले मिले हैं साउथ इंडिया में, उसमें दो विशेष क्षेत्र हैं। एक तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एरिया है जिसे रायचूर दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। रायचूर दोआब में मिलते हैं राख के टीले। रायचूर दोआब कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का एरिया है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है भीमा और कृष्णा नदी के बीच में, जिसको शोरापुर दोआब बोलते हैं। शोरापुर दोआब ये है भीमा व कृष्णा के बीच का क्षेत्र है। राख के टीलों के जो प्रमुख स्थान हैं वो उस वैसे तो एरिया के हिसाब से ये बता दिए, और वैसे जिलों की या कैसे स्थानों की बात करें, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उसमें महत्वपूर्ण है, एक नाम आता है उतनूर, और एक है आंध्र प्रदेश का ही है पलवाई। ये दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। इसके अलावा कर्नाटक के कई स्थानों से राख के टीले मिले हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण हैं कुपगल, पिकलीहल, बुद्धिहाल और एक है इसमें कोडेकल, कोडेकल, ये कर्नाटका में है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कर्नाटका में और रह गया, सॉरी, संगनकल्लू। इसका तो क्वेश्चन भी आया था एक बार, एक यूपीएससी में आया था या यूपीपीएससी में आया था शायद, संगनकल्लू के बारे में। ये भी कर्नाटका में है। तो ये जहाँ से राख के टीले मिलते हैं दक्षिण भारत में, नवपाषाणकालीन संस्कृतियों से संबंधित हैं ये। यदि आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा स्थल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में शामिल नहीं है, तो उनमें ये राख के टीलों वाले कुछ नाम आते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नाम है नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के, उसमें एक है पय्यमपल्ली, यह है ये पय्यमपल्ली, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है ये। इसके अलावा एक नाम आता है हालूर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ये, पय्यमपल्ली, हालूर। इसके अलावा था एक नागार्जुनिकोंडा, ऊपर जैसे एक नाम आया था पलवाई, अभी मैंने लिखा था पलवाई, नागार्जुनिकोंडा, सिंगनपल्ली, ये आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के। सिंगनपल्ली नाम लिख देता हूं मैं, नागार्जुनिकोंडा। तो ये साउथ की बात है, साउथ में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के क्षेत्र। विशेष बात है कुछ क्षेत्रों के नाम याद रखने और राख के टीलों के संबंध में जानकारी। एक हम इसमें देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत की भी बात कर ले हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों से, हालांकि ज़्यादातर इससे प्रश्न नहीं आता, एक देओजली हैंडिंग का जरूर आता है कभी कभी, दाओजली हैंडिंग नामक स्थान का, कि ये किससे संबंधित है, तो नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है और पूर्वोत्तर भारत में है, असम में है। तो पूर्वोत्तर भारत में नवपाषाणकालीन भागों स्थलों की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत आप नक्शे में जानते हैं, जहां पर आपके नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, वो 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है, नवपाषाणकालीन
संस्कृतियां। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है दाओजली हैंडिंग का। हैंडिंग, दाओजली हैंडिंग, ये है असम में, असम में मिलता है। इसके अलावा दो नाम हैं, दो स्थान है मेघालय में, एक तो है सरुतरु और दूसरा है मरकडोला। सरुतरु और मरकडोला, ये दोनों ही मेघालय में हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से भी नवपाषाणकालीन औजार और अवशेष मिले हैं, तो वो भी नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में माने जा सकते हैं। तो ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ बात थे। जैसे इसमें एक नाम आया था बुद्धिहल, बुद्धिहल नाम आया था पहले, उसके बारे में मैं भूल गया था। जैसे अभी इसमें बात की थी मैंने दक्षिणी भारत में, अभी मेरे याद आया, बुद्धिहाल या बुद्धिहल ऐसे लिखा जाता है इसको इंग्लिश में, BUDHIHAL, बुद्धिहल। बुद्धिहल से सामुदायिक भोज के साक्ष्य मिलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामुदायिक भोज के साक्ष्य मिलते हैं बुद्धिहल से।